Good afternoon, everyone. तो इस लेक्चर में हम 72वें बीपीएससी के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किया है एंड वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट इन डिटेल्स। ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को ऐसे ही देखोगे, आप अपना पेन एंड पेपर निकाल लो और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, विदाउट स्ट्रैटेजी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं करने जा रहे हो। ठीक है, सो कुछ कुछ बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप इस तरीके के किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम को सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का जो है प्रिपरेशन कर रहे हो उस केस में। ठीक है, सो अगर आप पास्ट ईयर में देखोगे कि 3 4 5 सालों में क्या हो रहा है बीपीएससी के साथ, कि बीपीएससी अपने आप में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म कर रही है। ठीक है, टाइमली एग्जाम का होना, ठीक है, टाइम पे रिजल्ट का आना, सब चीज़ अपने हिसाब से टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ एक्सपेक्ट अब कर सकते हो बीपीएससी के साथ कि अगर आप 4 5 साल के ट्रेंड को देखोगे तो मोर और लेस सितंबर अक्टूबर के बीच में जो है आपका प्रीलिम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी से अगर आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगते हो तो तो कितना टाइम है आपके पास? मेरे हिसाब से 8 से 9 महीना है आपके, 8 से 9 मंथ इज फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, एंड दिस इज सफिशिएंट। इस लेक्चर में हम प्रीलिम्स के अलॉन्ग विद प्रीलिम्स हम जो है मेंस एज वेल एज द इंटरव्यू के पोर्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इस एग्जामिनेशन के लिए है कि सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, ठीक है, और सिलेबस ही नहीं पता है तो वो एक अंधेरे में तीर मारने जैसी कहानी हो जाती है। तो इसीलिए अगर आप बीपीएससी एग्जामिनेशन की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि इसका सिलेबस क्या है। कहाँ पे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? बीपीएससी के वेबसाइट से यू कैन फाइंड इट। उसके एवरी वर्ड्स को डिटेलिंग में पढ़ो। ठीक है, और उसके अराउंड ही आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके अराउंड आपका प्रिपरेशन होगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होना एकदम जरूरी है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, जो भी सिलेबस है उसका जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ का आप जो है फोटो कॉपी करवा के अपने पास रखो, या नहीं तो सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके नोटबुक का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट आप इसको टाइम एंड अगेन देखोगे एंड सिलेबस जो है आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है। सिलेबस आपको एक तरीके का कीन इंसाइट देता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है। क्योंकि मार्केट में देखोगे आप तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसका बीपीएससी से कोई खास रिलेशन है नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और उतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत एक्चुअली बीपीएससी में है नहीं। तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? सबसे पहले पहला जो पॉइंट है दैट इज द सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, जब आप एक बार सिलेबस को समझ जाते हो, ठीक है, तो आता है कि सबसे पहला बात जो एवरी एस्पायरेंट्स, जो भी एस्पायरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, कि एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन आपको कहीं से भी, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी, या आप अगर खुद से कर सकते हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द फाउंडेशनल बुक एंड विच विल गिव यू द बेस जिसपे आप जो है ब्रिक बाय ब्रिक अपना इंफॉर्मेशन, अपना जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन। एनसीईआरटी बेस्ड फाउंडेशन में अब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में भी आपको सारे के सारे बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेक्टिव बुक्स फ्रॉम 6 to 12 के
एनसीईआरटी से, ठीक है। अब इसमें जैसे कि साइंस वाला पोर्शन है, ठीक है, अगर आप बीपीएससी के पास्ट ईयर पेपर पे एनालाइज करोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो बीपीएससी साइंस के पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो जो है अप टू 10th क्लास है, ठीक है, 10th क्लास। और टू सम एक्सटेंट अगर बहुत ज्यादा है तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है आपका 11th एंड 12th से, बट नॉट इन द डिटेल्स, ठीक है, ना कि वो न्यूमेरिकल पूछ रहा है आपसे इन डिटेल्स में जाके, इन डेप्थ में जाकर के, ठीक है। तो जैसे कि साइंस का पोर्शन पढ़ना है तो 9th-10th का एनसीईआरटी है आपके लिए, ठीक है, 11th-12th का एनसीईआरटी है, बट वो भी बहुत सिलेक्टिव वे में, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आता है गाइडेंस, कि टीचर को पता होता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या देना है, आपको क्या छोड़ना है, ठीक है। सो दैट इज वाई मेंटोरशिप जो है ये इंपॉर्टेंट है। बट क्या इसका ये मतलब है कि आप खुद से नहीं कर सकते? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते, यू कैन डू इट योर ओन। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको क्या छोड़ना है, अगर ये आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, खुद से डिसीजन ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप एनसीईआरटी खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अगेन वन लाइनर का जमाना गया बीपीएससी में, अगर आप देखोगे 1-2 साल में जो एग्जाम का पैटर्न्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो वो सबके लिए एक जैसे हैं, तो इसीलिए उसका अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इस चीज का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे कि 11th एंड 12th का जो साइंस वाला पार्ट है ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यू कैन जज इट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, एज वेल एज अगर आप कहीं से मेंटोरशिप ले रहे हो तो वो भी आपको ये चीज गाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कोर्स के बारे में, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पटना नहीं आ सकते हैं या फिर शहर में आके नहीं रह सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, कोई वर्किंग है, किसी के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है? अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर आप कहीं पे शहर में आके रह सकते हो, ठीक है, तो यू कैन कम, एंड आप जो है आपके लिए इन दैट केस जो है ऑफलाइन कोर्स जो है वो बेटर होगा, ठीक है, ऑफलाइन कोर्स, ठीक है। या फिर अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पे वर्किंग हो या फिर आपके साथ किसी भी तरीके का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, तो इन दैट सर्कमस्टांसेस बेटर है आपके लिए ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, उसके कुछ अपने एडवांटेज भी हैं, उसके कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में क्या है कि इसमें आपको टाइम का जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस में, एक डिस्ट्रैक्शन है या फिर आप एक डिसएडवांटेज कह सकते हो। एडवांटेज तो ये है कि आपका टाइम जो है वो बच रहा है, ठीक है, आपको क्लासेस नहीं आने पड़ रहे हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, बट अगर आपका ये डिसिप्लिन नहीं है, जैसे कि क्या, कि आप जो भी पढ़ते हो उसका मेक श्योर कि आप क्या कर रहे हो, नोट बना रहे हो, ठीक है। अगर आप उसका नोट्स बना रहे हो तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे, वो वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, एंड दे आर रिलाई अपॉन कि जो भी पीडीएफ है उस चीज पे हैवीली, ठीक है। सो वो ठीक है, आप अगर पीडीएफ का आपके पास सपोज की फोटो कॉपी आप करवा लेते हो, दैट इज बेस्ट, ठीक है। ये तरीका है आपका ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस करो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आओ जाओ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द कोर्स। तो जो भी जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, सो दे कैन कम टू द इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन उसके लिए बेटर है, ठीक है। जो कोई भी वर्किंग है, कहीं काम कर रहा है पार्ट टाइम फुल टाइम और भी अदर किसी भी सेक्टर में, तो उसके लिए बेटर है ऑनलाइन क्लासेस और
उसके साथ साथ कि जो भी नोट मेकिंग प्रैक्टिस है वो होना चाहिए, ये डिसिप्लिन का पार्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दैट इज लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स। अगर आप बुक स्टोर पे जाओगे तो यू विल सी कि देयर आर न्यूमरस बुक्स अवेलेबल, बहुत सारे बुक्स हैं, हर सारे बुक्स में एक ही बात लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई बुक कुछ और बोल रहा है, कोई बुक कुछ और बोल रहा है। यस, वो अलग बात है कि जो कहने का कन्वे, जो आइडिया और इंफॉर्मेशन को कन्वे करने का तरीका है उसका लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या है सेम है हर जगह। सो व्हाई लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स, why limited standards books? because कि आपके पास too much of books will, जो भी अगर बहुत सारे बुक्स हैं तो इंफॉर्मेशन गेदरिंग होगा, इंफॉर्मेशन गेदरिंग होगा तो आपका कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि आप कुछ लिमिटेड स्टैंडर्ड्स बुक रखो, जो भी चीज आपको नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर एज अ रेफरेंस बुक, ठीक है, एज अ रेफरेंस बुक मैं कहूंगा कि ये आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक, जैसे कि एनसीईआरटी, अगर पॉलिटी की बात करूं, ठीक है, तो पॉलिटी की बात एनसीईआरटी से आप अपना बेस बनाओ, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको कोई ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर लक्ष्मीकांत, ठीक है। बीपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत जो है दैट इज सफाइस, मोर देन इनफ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉलिटी के का जो है आपके पास 5 बुक है, ठीक है, 10 बुक है, ये आपके प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा हेक्टिक कर देगा। ओवर इंफॉर्मेशन वो भी आपके लिए खतरनाक है, ठीक है। सो जो एग्जाम का डिमांड है उस पे बस फोकस करना है एंड स्ट्रिक टू द स्टिक टू द लिमिटेड स्टैंडर्ड बुक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिहार स्पेसिफिक, ठीक है। अब बिहार स्पेसिफिक में क्या है, देखो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, या फिर वो इंटरव्यू हो, इंटरव्यू पैनल में जो भी लोग बैठे हैं वो आपसे बिहार के बारे में भी जानना चाहेंगे, वो आपसे इंडिया के बारे में भी जानना चाहेंगे एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल, ठीक है। प्रीलिम्स में भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस जो है आपका, चाहे वो हिस्ट्री के सेक्शंस में हो बिहार से है, ज्योग्राफी के सेक्शंस में हो वो बिहार से है, ठीक है। तो इकोनॉमी के सेक्शंस में, ठीक है, बिहार से क्वेश्चन है। तो बिहार सेंट्रिक अप्रोच को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि 30 to 40 क्वेश्चंस जो है एवरी ईयर कहां से आता है, फ्रॉम बिहार सेंट्रिक या फिर बिहार स्पेसिफिक। तो इस चीज को नाइदर यू कैन स्किप इन प्रीलिम्स नॉर यू कैन स्किप इन द मेंस, बिकॉज मेंस के भी जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, चाहे वो इकोनॉमी का क्वेश्चन हो चाहे वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, तो वो बिहार का पर्सपेक्टिव, ठीक है, बिहार का पर्सपेक्टिव भी आपके क्वेश्चन में होगा। सपोज यू आर रीडिंग अबाउट व्हाट, द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको बिहार का जो क्लाइमेट है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आपको बिहार का भी एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो बिहार का पर्सपेक्टिव, बिहार सेंट्रिक अप्रोच हर एक दृष्टिकोण से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट स्किप इट, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर भी अगर आप एनालाइज करोगे तो पास्ट ईयर पेपर में भी देखोगे कि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज बिहार स्पेसिफिक फोकस। नेक्स्ट एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आई एम मार्किंग इट एज अ स्टार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर जो है आपके लिए एक वरदान है, ये आपको एक तरीके का इंसाइट देगा, एक तरीके का गाइडेंस मिलेगा वहां से कि बीपीएससी आखिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वो उस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ठीक है। इन द लास्ट 5 years में बीपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है, उससे पहले बीपीएससी का पैटर्न कैसा है। सो ये वाला जो पार्ट है पीवाईक्यू,
ठीक है। PYQ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी भी आप बीपीएससी के प्रिपरेशन में आओ तो मेक श्योर कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर जो है होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन जो है ये पास्ट ईयर पेपर से भी रिपीट करता है, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस है इन द बीपीएससी एग्जामिनेशन, सो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पास्ट ईयर से क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब जितने भी पास्ट ईयर पेपर है उसको आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो 2-3 बार 4 बार, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद भी होने चाहिए, सो दैट अगर रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का तो क्या है कि यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन। क्योंकि एक नंबर नहीं 0.25 नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। पॉइंट्स में लोगों के मार्क्स से अगर किसी का 0.25 नहीं है 0.3 नहीं है, ठीक है, तो उससे जो है लोग मिस कर रहे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप तो किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस का अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर तो वहां पे क्वेश्चन का रिपीटेशन है एवरी ऑल्टरनेटिव या 2-3 ईयर में। क्या है क्वेश्चन का रिपीटेशन है, जैसे कि पाला आर्ट के बारे में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। पटना कलाम के बारे में पूछा जाता है आपसे, या फिर मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये सब क्या है, ये सब रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो जब भी आप कभी मेंस का प्रिपरेशन करोगे और पास्ट ईयर पेपर को जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तो बीपीएससी के प्रिपरेशन आप बीपीएससी का जो प्रिपरेशन है वो आपका शायद अधूरा रहेगा, ठीक है। बट स्टिल आई विल से कि ट्रेंड इज चेंजिंग। ट्रेंड जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि अभी लास्ट कुछ ईयर से जो है आपका 38 मार्कर्स क्वेश्चन तो है ही, साथ में आप देखोगे कि 8 मार्कर्स क्वेश्चंस भी हैं, 7 मार्कर्स क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आपका जो है वो आ रहा है फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इट विल गिव यू द इंसाइट कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है उस चीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका अबाउट कंसिस्टेंट डेली स्टडी। अब देखो सिविल सर्विसेज का एग्जाम वन डे एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मैराथन, स्प्रिंट नहीं है कि आप एक बार 10 सेकंड में इतना मीटर आपको दौड़ना है, आप पूरा रिस्क ले लो, अपना जान जो है उसको दाव पे लगा दो। इट इज अ मैराथन। मैराथन मतलब आपको दौड़ना है लेकिन धीरे धीरे दौड़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आप इस प्रिपरेशन में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बार अप्स आएगा बहुत बार डाउन्स आएगा। जब आप कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे तो कभी कभी आप बूस्ट भी होगे, अच्छा मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ जो मैं पहले नहीं समझा था, ठीक है। आपको दुनियादारी की बातें जो है वो समझ में आएगी, आपको ये पता चलेगा कि कैसे इंडिया फंक्शन करता है, ठीक है, ग्लोबली कैसे इकोनॉमी काम करता है, कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है डिफरेंट चीजों को जो है लीड करता है। ऑल दोज एस्पेक्ट्स यू विल गेट अंडरस्टैंड। तो उस टाइम पे लगेगा कि अच्छा बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपके लाइफ में डाउन फेज भी आएगा जब आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। आपसे प्रिपरेशन स्टार्ट आपने कर तो दिया लेकिन फिर लगेगा कि यार छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको यही चीज कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करके रखना है। आपको सोचना पड़ेगा कि जो चीज आपने स्टार्ट किया था उसको अब खत्म करना है, ठीक है। और ये कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा चीज है कि आपको 5 ईयर प्लान के लूप से दूर रखेगा। नहीं तो क्या हो रहा है, अगर आपको लगता है कि इफ यू विल आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक दिन में गेन कर रहे हो और आप 5 दिन तक कुछ पढ़े ही नहीं, वो एक दिन का गेन किया हुआ इंफॉर्मेशन किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप 10 घंटे की पढ़ाई आपने एक दिन में किया, अगले 4 दिन तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपको ये लगा कि मैंने तो इतना सारा चीज सीख लिया, ठीक है, और अगले 4 दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये 10 घंटे का पढ़ाई आपके किसी काम का नहीं है, आप सारा का सारा जो भी है वो आप भूल जाओगे। देन क्या करना चाहिए, सबसे बेटर तरीका है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं है आपको इनिशियल स्टेज में 10 घंटे की पढ़ाई करने की। आप 2 घंटे पढ़ो, आप 3 घंटे पढ़ो, आप तो पहले बैठना स्टार्ट करो, ठीक है। आप तो पहले वो जो पेशेंस होता है वो अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि ये ओवरनाइट तो नहीं होने वाला है ना। आप ओवरनाइट एकदम से
ऐसा लगेगा अगर कि आपको कि एक दिन पढ़ के और अगले दिन एग्जाम दे करके बीपीएससी क्लियर कर लूंगा, ये आप फिर गलत ट्रैक पे हो। आपने ऐसा किया भी होगा अपने एकेडमिक्स में, ठीक है, बट दैट इज नॉट द वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ बीपीएससी एग्जामिनेशन या फिर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आप 2 घंटा पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 2 घंटा जो है ना 15 दिन 20 दिन के पास बाद जो है आपका 3 घंटा में कन्वर्ट होना चाहिए, 4 घंटा 5 घंटा अप टू 7-8 घंटे का जो आदत है वो आपके अंदर इनकलकेट होना चाहिए, वो डेवलप होना चाहिए, ठीक है। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, इट रिक्वायर्स पेशेंस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीज जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो अपने प्रिपरेशन में, एक दिन आप क्लास कर रहे हो, अगला क्लास आप मिस कर रहे हो, उसके बाद जब आप क्लास में आओगे तो उसके बाद जो लिंकअप वाला पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है, वो आपके समझ में नहीं आएगा। और जब वो आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, छोड़ते हैं प्रिपरेशन, फिर से स्टार्ट करेंगे, टीचर ही अच्छा नहीं है, बहुत सारी जो है आपके पास एक्सक्यूजेस होंगे। तो मेक श्योर आप जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो अपने दिमाग में 8 से 10 महीने का टाइम लेकर के चलो कि 8 से 10 महीने तक मैं किसी का नहीं हूं और ना कोई मेरा है, मैं सिर्फ बीपीएससी का हूं और अगले 8-10 साल में बीपीएससी मेरा, अगले 8-10 मंथ में, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है, 8 से 10 महीने में, 1 साल 2 साल के अंदर में बीपीएससी को आप क्लियर कर रहे हो। नहीं तो वही होता है फिर से 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के लूप में आप आओगे, आप सोचोगे कि प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से पहले 2-3 महीना है, उसमें हम प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग पहले से कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, आप रेस से ऑलरेडी बाहर हो, समझ में आ रही है ये बातें। तो आपको अगर रेस में बना रहना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको मैराथन दौड़ना पड़ेगा, आप स्प्रिंट नहीं दौड़ सकते हो इस प्रिपरेशन के केस में, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द कंसिस्टेंट डेली स्टडी। आपको डेली, आप 2 ही घंटा पढ़ते हो 2 ही घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इनिशियल स्टेज में, बट एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको जो है अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। 7-8 घंटे का जो मेहनत है, ये ये जो एग्जाम है दैट इज डिमांडिंग। नेक्स्ट है इफेक्टिव नोट मेकिंग। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, मैंने शुरू में भी बताया कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स जो है वो आपके पास होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप किसी तरीके के क्वेश्चंस को देखोगे, या मान लो कि आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पहले से पढ़ चुके हो और आपके पास नोट्स नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है आपके दिमाग में, बस ये पता है कि आपने ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है पढ़ के रखा है, लेकिन आप लिखोगे कब? आप 38 मार्कर्स क्वेश्चन में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इतना ज्यादा कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट कहाँ से आएगा आपके पास? सो दैट इज वाई जो नोट्स मेकिंग प्रैक्टिस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अपना नोट्स होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से भी कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपके पास आपका अपना नोट्स होना चाहिए और उस नोट्स का जो है रिवीजन होना चाहिए टाइम एंड अगेन। अगर टाइम एंड अगेन रिवीजन नहीं है तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ब्रेन, और वो आपके दिमाग का हिस्सा नहीं है, आप चीज़ों को भूल जाओगे, आपके पास कंटेंट नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं होगा जितना ज़्यादा बेटर होना चाहिए कंपैरेटिवली आपके कंपिटिटर्स के। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज वाई जो नोट्स मेकिंग प्रैक्टिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका अपना होना चाहिए, आप कहीं भी क्लास करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये भी मैं मार्क करूंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? देखो, प्रीवियस पेपर जो है, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये आपको इंसाइट देगा कि आपको किस वे में प्रिपेयर करना है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, कितना प्रिपेयर करना है एंड कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करोगे तो ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो लेवल है वो कैसा है, इजी है, मॉडरेट है, हैवी है, ठीक है, हार्ड है, कैसा है। सो ये इंसाइट आपको कहां से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस विल बी बेनिफिशियल, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, उसका जो अगर आप एमसीक्यूज लगाते हो या फिर उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, तो उस केस में
जैसे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के केस में क्या होगा कि आपको एक टाइम बाउंड में मान लो कि 4-5 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक टाइम बाउंडेशन है, उस इन्वायरमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में रह करके आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, या फिर अपना जो मेंस का पार्ट है वो आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड भी आपका मेंटेन रहेगा इन इन केस ऑफ अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे, अगर आप प्रीलिम्स एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे देखोगे कि विद इन 2 आवर्स हमारा 150 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। उससे आप अलग अलग तरीके की जो स्ट्रैटेजी है कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ये सब जो है सीखोगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है इनिशियल स्टेज पे, तो आप उसके साथ फाइट करने लग जाओ, आप उसके साथ लड़ाई करने लग जाओ, ठीक है। ईगो पे नहीं लेना है, ये सब चीज आपके अंदर डेवलप होगी धीरे धीरे। तो दैट इज वाई जो मॉक टेस्ट है ना, इसका जो प्रैक्टिस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इन दिस एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंडिंग, ईगो पे किसी भी क्वेश्चंस को नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना है, ठीक है। अगर माइंड आपका कूल है तब जाकर के आप जो है चीजों को एनालाइज कर पाओगे और आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास होगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आप एग्जामिनेशन हॉल में डर जाते हो और जो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जान रहे हो वो भी आप क्या करते हो, उसको भी आप गलत करके आ जाते हो। अंडरस्टैंडिंग ये वाला पार्ट। तो इसीलिए मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। कहीं से भी आप किसी भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो तब जाकर के आप जो है, जैसे कि आंसर राइटिंग करना है तो अपने घर पे कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके लिए आपको 8 से 10 घंटा जो है कहीं पे बैठ करके कॉन्टिन्यूसली, मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक एवरी आवर में, एंड उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करना होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर राइटिंग करने के लिए क्या है, एक तो विद इन बाउंड ऑफ टाइम, विद इन टाइम फ्रेम आपका जो आंसर होना चाहिए वो दूसरे के आंसर से बेटर होना चाहिए, और ये आंसर एक कंस्ट्रक्टिव वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हैपहैजर्ड मैनर में आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है। सो ये सब जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय प्रैक्टिस आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। Last but not the least, that is positive attitude and discipline. While preparing in this examination, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का होना भी आपके आपके प्रिपरेशन का जो है एक पार्ट होगा। इससे क्या मतलब है मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड? मैंने जैसे बोला आपको कि आपके प्रिपरेशन के टाइम पे ही बहुत अप्स एंड डाउन्स फेजेस आएंगे, ठीक है। लोग आपको फोन करेंगे कि चलो भाई आज पार्टी करते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ मतलब डिस्ट्रैक्शंस आपके पास आएंगे, तो ये आप ही हो, ठीक है, ये आपका ही डिसिप्लिन होगा जो इन सब चीजों को, इन सब डिस्ट्रैक्शन से आप क्या करोगे, दूर रहोगे। एटलीस्ट 1 साल के लिए तो आपको, मैंने जैसे बताया कि एटलीस्ट 1 साल के लिए आप किसी के नहीं हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो, कितना भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो या फिर और भी कुछ हो, ऐसे दोस्तों को बनाओ जो ऑलरेडी से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है या जो इस जर्नी में है, ठीक है। क्योंकि वहां से भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा चीजों का। ऐसे लोगों के साथ अगर रहोगे जो मतलब जिसको पार्टी चाहिए, जिसको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उस सर्कमस्टांसेस में डिसिप्लिन आपका मेंटेन नहीं हो पाएगा। और आपका जब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाएगा तो ये सोचना कि आपका बीपीएससी होने जा रहा है, शायद ये आपकी भूल होगी। अंडरस्टैंडिंग। सो पॉजिटिव एटीट्यूड, जब भी आपका डाउन फेज चल रहा है, चाहे वो लाइफ का डाउन फेज है या फिर अगर वो कुछ भी हो सकता है डाउन फेज, प्रिपरेशन के दौरान मे बी की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपके मेंटोर्स आपके लिए होंगे, आप उनसे चीज़ों को डिस्कस करोगे, चाहे वो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, जो भी चीज़ें हैं अगर आप उस चीज़ को डिस्कस करोगे, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन मे बी आपको मिलेगा, है ना।
तो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है जब भी आप कभी प्रिपरेशन के दौरान लो फील कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज आवर द आई मीन द लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट। सो अगर इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हो, इन सब बातों को अगर आप अपने जहन में रखते हो जब भी इस चीज का प्रिपरेशन करते हो, मेक श्योर कि विद इन 1 or 2 years फ्रॉम योर स्टार्टिंग जर्नी, जहां से आपने स्टार्ट किया है, 1-2 साल के बाद आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिफरेंट पोजीशन में देखोगे। क्यों? वो अलग बात है कि आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, वो बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। लक फैक्टर भी इसमें से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट लक फैक्टर तब आता है जब आपका 90% यहाँ पे क्या है, आपका मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लक फैक्टर का ये मतलब नहीं है कि आप कभी पढ़े ही नहीं हो और आपका जो है बीपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है, मे बी कि अगर गलत तरीके से बीपीएससी का प्रीलिम्स हो भी जा रहा है तो मेंस में आप क्या करोगे, ठीक है। मेंस भी अगर क्लियर हो रहा है तो इंटरव्यू में क्या करोगे। तो ये चीजें हैं कि आपका ये कंसंट्रेशन, ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है ये क्या कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन डिमांड कर रहा है, पेशेंस डिमांड कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, इस चीज को आप दिमाग में रखोगे व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, 8 से 9 महीने का टाइम है। इस महीने में आप अपने प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे वो मेंस की बात हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको प्रिपरेशन करना है, कि प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे फिर से मेंस की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ना हुआ है ना होगा, ठीक है। आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है और 3-4 महीने जब भी आपका एग्जाम है उससे 3-4 महीने आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। और ये यही सारा पॉइंट था जो हमें डिस्कस करना था फॉर द अपकमिंग 72nd बीपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि मे बी कि आपको आपका जो इस जो सीट है, मतलब जो 72nd बीपीएससी आने वाला है, इसमें भी मोर देन 1000 वैकेंसीज आर देयर आई गेस, सो दैट बहुत अच्छा सीट है, बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और आपको इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट डेफिनेटली लेना चाहिए, ठीक है। सो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में किसी और चीज के साथ। थैंक यू।